आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। आज 10 मई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। क्लास का पीडीएफ आपको स्टार IQ एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे बच्चा, कल आपसे मैंने एक सवाल किया था, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि कौन सा सही रहेगा इसमें से स्टेटमेंट। तो हरियाणा के औद्योगिक आधार में मुख्य रूप से सूती कपड़ा या आपका शुगर प्रोसेसिंग से रिलेटेड और के साथ साथ जो है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, इनके उत्पादन में शामिल है। देखिएगा, आज के स्थिति में ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ये अगर हम थोड़ा पुराना जाए ना, ट्रेडिशनल रूप से, तो ऐसा ही था। लेकिन पारंपरिक तरीके से देखा जाए तो पहले सूती कपड़ा हिसार में, सिरसा में, चीनी यमुनानगर हो गया, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के मामले में फरीदाबाद जैसे हो गया, ये अभी भी हैं वैसे। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हरियाणा की इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन रहा होगा। आज का हिस्सा ऐसा है कि आज की करंट इकोनॉमी में हरियाणा का असली जो बेस बना हुआ है वो ऑटोमोबाइल के लिए हरियाणा जाना जाता है आपका, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल्स जो इंडस्ट्री है ना, उसके लिए हम लोग जानते हैं। IT सेक्टर के लिए जैसे जाना करते हैं। ऑटोमोबाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया की लगभग 50% कारों का हिस्सा अपना हरियाणा आता है। लगभग इवन 60% के आसपास मोटरसाइकिल में अकेला हरियाणा आता है। स्पेशली इसमें गुरुग्राम और मानेसर वाला इलाका आता है। गुरुग्राम भारत का तीसरा सबसे बड़ा IT हब में आता है। तो हम आज जब अगर मेन बात करते हैं ना, मुख्य रूप से, जैसे ये वर्ड है आपका, अब ये PCS एग्जाम होते हैं ना, ये ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स में ही फंसाते हैं। तो मुख्य आधार की बात करें तो ऑटोमोबाइल और सर्विस सेक्टर कह सकते हो, क्योंकि हम लोग टर्सरी सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे ज्यादा आ चुके हैं। तो दैट्स वाई ये पहला स्टेटमेंट ठीक नहीं है आपका, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो राज्य विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में रसायनों का भी निर्माण करता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों सर? क्योंकि देखो, हरियाणा के पानीपत में एक IOCL है। IOCL आप लोग जानते ही हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हो आप लोग। ये रिफाइनरी है। और इसके अलावा जो जैसे नेफ्ता जो प्लांट वगैरह भी हो गया, जो उत्तर भारत के केमिकल्स के मामले में सबसे बड़ा है। यहाँ से प्लास्टिक, फाइबर और बहुत सारे केमिकल्स का जो है ना प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कंज्यूमर गुड्स में सिटी ऑफ फुटवियर हम बहादुरगढ़ को कहते हैं। फार्मास्यूटिकल्स के मामले में अगर हम बात करें तो हरियाणा का गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट जैसे हो गया है। इसके अलावा हरियाणा का जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, ये हो गया है आपका। ये दवाइयों के मामले में या कह सकते हो आप लोग, बहुत सारे जो हम लोग डेली बेसिस पे दवाइयाँ हम लोग यूज़ करते हैं, उनके अंदर जो केमिकल्स यूज़ होता है वो भी यहाँ पे बनते हैं। इवन फरीदाबाद के अंदर जो हम लोग घर के अंदर पेंट वगैरह करते हैं ना, तो पेंट या कपड़ों की डाई होगी या पेंट्स के डाई हो गए, उनके केमिकल्स भी फरीदाबाद में बहुत बनते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ फरीदाबाद में। तो आज के टाइम पे जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड में अगर हम बात करते हैं या इससे रिलेटेड, जैसे हिसार, यमुनानगर के इंडस्ट्रीज है जरूर। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए पानीपत का समालखा भी वैसे आगे है इनमें। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे थोड़े थोड़े सिनेरियो चेंज हुए हैं। मुख्य रूप से तो हम लोग IT या सॉफ्टवेयर के मामले में जैसे बात करें तो गुरुग्राम का हो गया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में गुरुग्राम और फरीदाबाद और मानेसर और एक रेवाड़ी का धारूहेड़ा भी इसमें आगे है एक्चुअली, है ना। और केमिकल्स या पेट्रोकेमिकल्स के मामले में पानीपत आगे है। तो इसका ऑप्शन नंबर B ठीक रहेगा आपका। एकाएक देखने में, पढ़ने में जल्दी से ऑप्शन C नजर आता है कि दोनों ही ठीक होंगे, लेकिन इसका आंसर आपका B वाला ठीक रहेगा। अगर आप CT मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाइए। द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारा एक क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि हरियाणा सरकार के द्वारा 11 मई साल 2026 को आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष की अखंड आस्था कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला है सनातन संस्कृति, आस्था एवं गौरवशाली इतिहास से नई पीढ़ी को जोड़ना। ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। इस कार्यक्रम का नाम है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष की अखंड आस्था। आयोजन तिथि इसकी 11 मई है। आयोजक वाला है हरियाणा सरकार ही है। हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में इसका सेलिब्रेशन होगा। नई पीढ़ी को भारत की सनातन संस्कृति, विरासत और सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास से जोड़ना है।
आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ पता है? चलो आप मुझे कमेंट में बताना। एक तो बात आपको पता ही होगा कि भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग हम पढ़ते हैं इसको। एक शायद आपने इतिहास में गजनवी का अटैक सुना होगा, वो 2 बातें तो आपको ठीक है, जब भीम प्रथम का राजवंश यहाँ पे चल रहा था। लेकिन आप इनके अलावा अगर कुछ और यहाँ के बारे में जानते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जानते हैं, तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं आप लोग। ये एग्ज़ाम से अलग है हालांकि, लेकिन आप वैसे बता सकते हैं अपने विचार। अच्छा, कुछ हरियाणा का मंत्रिमंडल भी लिख रखा है यहाँ पे, लाइक अंबाला से हैं अनिल विज जी हैं, और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री है करंट में। परिवहन डिपार्टमेंट को भी देखते हैं वैसे, कृष्णलाल पंवार जी ये विकास एवं पंचायत यानी कि डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट को देखते हैं। राव नरबीर सिंह जी हरियाणा के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को देखते हैं। महिपाल ढांडा जी हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखते हैं। विपुल गोयल जी हरियाणा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखते हैं। गौरव गौतम जी हरियाणा के खेल मंत्रालय को देखते हैं। और अरविंद कुमार शर्मा जी हरियाणा के कॉरपोरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय को देखते हैं। श्याम सिंह राणा जी हरियाणा के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। रणवीर सिंह गंगवा जी हरियाणा के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मंत्री है। कृष्ण कुमार बेदी जी ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। ये श्रुति चौधरी जी हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री है। आरती सिंह राव जी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है हरियाणा के। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी तो हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी है ही। विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा में हरविंदर कल्याण जी है। डेप्यूटी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा जी है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है। केंद्रीय राज्य मंत्री में एक कृष्ण लाल गुज्जर भी है, ये याद रखना आप लोग। एक बच्चे ने एक दिन कमेंट में कहा था कि सर अभी हरियाणा में वर्तमान में कौन क्या मंत्री वाला डिपार्टमेंट है, वो किसी वीडियो में शेयर करना, तो उसको मैंने ऐड कर दिया। ये एक्चुअली सभी के सभी जो मंत्रीगण हैं वो शामिल होने वाले हैं सोमनाथ उत्सव में, तो इस करके इसको लिंक किया मैंने इसके साथ में। चौथी हरियाणा स्टेट यूथ मुई थाई चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस जिले में किया गया था? इसका आयोजन हुआ है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। चौथी हरियाणा स्टेट यूथ मुई थाई चैंपियनशिप 2026 भिवानी के श्री सनातन धर्म जगदीश गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी 9 और 10 मई को, मतलब चली रही है, कल स्टार्ट हुई थी। हरियाणा के 216 खिलाड़ी जो है ना इसमें पूरे हरियाणा के शामिल हुए हैं। ये राज्य स्तरीय चैंपियनशिप है और उसमें विजेता खिलाड़ी को नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। मतलब यूं समझिएगा कि ये ऐसा एक टाइप का टेस्ट है जिसको क्लियर करने के बाद में जो खिलाड़ी है वो आगे नेशनल लेवल के गेम में एंट्री कर जाते हैं। राहुल राणा हरियाणा के अंदर मुई थाई स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, इसके अध्यक्ष है, ये ध्यान रखना आप लोग। आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष का नाम आप लोगों को हो सकता है अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना हमारे पास में यहाँ पे वो भी पूछा जा सके। इसके अलावा सोमवीर वशिष्ठ जी है, ये हरियाणा में जनरल सेक्रेटरी है। मुई थाई स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा जो है ना इसके स्पोर्ट्स के जनरल सेक्रेटरी हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? हरियाणा के भिवानी में हुई थी। इस बार कौन से नंबर की थी? चौथे नंबर की थी। अच्छा, ये मुई थाई वैसे होता क्या है? तो मुई थाई ना एक प्रकार का मार्शल आर्ट और कॉम्बैट टाइप का स्पोर्ट्स है। ये पूरी दुनिया में इसको आर्ट ऑफ 8th लिम्ब कहते हैं, मतलब 8 अंगों की कला के नाम से जान लेते हैं इसमें, क्योंकि इसके अंदर ना एक्चुअली 8 अंगों का ही लगभग यूज़ होता है। जैसे इसमें 2 तो मुक्कों का यूज़ होता है, मुक्कों को आप लोग फिस्ट कह दीजिएगा। 2 इसके अंदर एल्बोज का यूज़ होता है वैसे, ठीक है ना, 2 इसमें एल्बो यूज़ होते हैं, कोहनियाँ जो बोलते हैं ना इसको लोग। 2 इसके अंदर नीज का यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है ना, नीज का यूज़ करेंगे, घुटने यानी कि हो गए। और 2 इसके अंदर जो है ना उस शाइन्स का यूज़ करते हैं, पिंडी जिसको बोलते हैं हम लोग, शिन भी बोल सकते हो इंग्लिश में से आप लोग। तो मतलब ये समझिएगा कि सामान्य बॉक्सिंग में तो क्या होता है, सिर्फ मुक्के यूज़ होते हैं। किक बॉक्सिंग में मुक्के और पैर दोनों हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, शरीर के 8 पॉइंट का इस्तेमाल होता है। मतलब मुक्के भी यूज़ करेंगे, कोहनी का भी यूज़ कर सकते हैं, घुटने का भी यूज़ कर सकते हैं, और शिन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब पिंडी जो होती है ना उसका भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये इसलिए इसको मुआई थाई के नाम से जाना करते हैं हम लोग। मुआई थाई ये ऐसे इस टाइप का ये स्पोर्ट्स है ये, ठीक है।
चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है आपके पास में वो रहने वाला है कि हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को गृह, वाहन, कंप्यूटर एवं विवाह ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ में अभी समझौता समाप्त किया है? तो ये समझौता समाप्त किया है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ में। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। हरियाणा सरकार अब अपने कर्मचारियों को डायरेक्ट लोन देगी। पहले ये पीएनबी के साथ में 9.5 साल पुराना समझौता उसको खत्म किया है। नई व्यवस्था 1 जून 2026 से प्रभावी होने वाली है। वैसे लोन मिलता है कर्मचारियों को घर के लिए, व्हीकल के लिए, कंप्यूटर लेने के लिए, शादी करने के लिए, और सरकार इन ऋणों को जो ना मेजर हेड 7610 के अंतर्गत वार्षिक बजट के माध्यम से सीधा ही उपलब्ध करवाएगी। पुरानी व्यवस्था 4 नवंबर 2016 को ये जिम्मेदारी पीएनबी को मिली थी, अब इसको वापस ले लिया गया है। तो जिन कर्मचारियों ने पहले से लोन लिया हुआ उनकी किस्तें पहले की तरह बैंक को ही जाती रहेगी, लेकिन इसके बाद में हरियाणा सरकार के अंडर होगा अब ये सिस्टम, अपकमिंग जो भी सिस्टम होगा जून के बाद में। हरियाणा सरकार ने भवन नक्शों एवं निर्माण अनुमति की ऑनलाइन मंजूरी के लिए कौन सा सिस्टम स्टार्ट कर दिया है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी एक नया सिस्टम अप्रूवल किया है ऑनलाइन। इसका नाम है हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम। बी ऑप्शन सही रहेगा। मतलब हरियाणा के अगर घर के नक्शों की मंजूरी को ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री बनाने का टारगेट से हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम HOBPAS, ऐसे सवालों में फुल फॉर्म बड़ी ज़रूरी होती है, याद रखना। अब क्या होगा कि पूरे हरियाणा में किसी भी पर्सन को किसी ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा। पहले फेज़ में ये पुरानी नगर पालिका और रिहायशी प्लाटों के लिए स्टार्ट किया गया है। इसके लिए जो है ना बेसिकली आर्किटेक्ट और के अलावा जो निकाय के अधिकारी हैं उनको विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य अपना हरियाणा बनने जा रहा है। ये पूरे राज्य में, अगर पायलट प्रोजेक्ट पे तो इसको कई जगह पे स्टार्ट किया गया था, लेकिन कंप्लीट स्टेट में इसको अप्लाई हरियाणा करने वाला है। तो हरियाणा देश का ऐसा राज्य बन गया जहां किसानों को फसल बिक्री के बाद जे फॉर्म सीधा व्हाट्सएप के थ्रू बेचा जा रहा है। किसानों को अब आड़तियों के पास जाना नहीं पड़ता है। जे फॉर्म के बेस पे ही 72 घंटों के अंदर ही फसल की पेमेंट डायरेक्ट अकाउंट में आ जाती है। 6 मई 2026 तक लगभग 5.78 लाख किसानों को 13.77 लाख जे फॉर्म जारी किए जा चुके हैं। तो 1 अप्रैल से 7 मई तक लगभग 82.55 लाख टन गेहूं की खरीद हरियाणा में की जा चुकी है। ये सवाल भी जरूरी है। ओवरऑल जब फाइनल अपडेट इसका सरकार देगी तब मैं जरूर शेयर करूंगा, वो डेटा याद रखना, क्योंकि उससे पता लगता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कौन सी फसल इस बार हुई थी। इस टाइप का क्वेश्चन HSSC पहले पूछ चुका है। वैसे गुरुजम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार में पड़ती है और यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर उपचार के लिए किस हर्बल तत्व आधारित नैनो जेल पर रिसर्च किया जा रहा है? तो रिसर्च किया जा रहा है कुरकुमिन पे रिसर्च किया जा रहा है। ये गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डॉक्टर रेखा राव जो कि सहायक प्रोफेसर है और डॉक्टर वर्षा जो DPG कॉलेज गुरुग्राम से हैं। नैनो फार्मूलेशन से हल्दी का सक्रिय तत्व होता है कुरकुमिन होता है, और इसी से ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती पहचान और के अलावा टारगेटेड ट्रीटमेंट, ताकि जो स्वस्थ कोशिका हैं उनको नुकसान ना पहुंचे और साइड इफेक्ट जो है ना साइड इफेक्ट कम हो थोड़ा उसका। हरियाणा में वैसे कैंसर की स्थिति क्या है? हर साल 8 से 10 हज़ार नए ब्रेस्ट कैंसर के मामले आ रहे हैं। आंकड़ा बड़ा खराब है ये, 10,000 केस काफ़ी बड़े हो जाते हैं ना। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका इसमें गुरुग्राम है, इसके बाद में फरीदाबाद है, फिर पंचकुला और फिर हिसार है शहरी क्षेत्रों में। हालांकि और भी है, लेकिन इसमें आंकड़ों में ये डिस्ट्रिक्ट थोड़े ज़्यादा आगे हैं। हरियाणा सरकार का सुपर 40 कार्यक्रम किन परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया है? तो सुपर 40 कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है हरियाणा के अंदर। कोई JEE की तैयारी करना चाहता है, नीट UG की तैयारी करना चाहता है, NDA की तैयारी करना चाहता है, उनको फ्री में कोचिंग दिलवाने के लिए सुपर 40 कार्यक्रम हरियाणा ने स्टार्ट किया है। तो हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूल के उन बच्चे जो कि JEE या नीट या NDA जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग के लिए रोहतक में सुपर 40 कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने रोहतक से की है। इस कार्यक्रम का टारगेट यही है कि स्कूल के जो
ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी का थोड़ा इजी बना देना, उनके लिए इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग दी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी शुरुआत राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिसार रोड रोहतक में की गई है। महिपाल ढांडा ने कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसके अलावा उन्होंने अपने विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की अनुदान की घोषणा भी की है। यह पहल हरियाणा के सुपर 100 कार्यक्रम से प्रेरित है, जिसमें छात्रों के व्यापक रूप को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए आने के लिए, ध्यान रखना इसे आप लोग। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 11 मई 2026 को किस अवसर पे मनाया जा रहा है? ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की 75वीं वर्षगांठ पे मनाया जा रहा है। ये सोमनाथ कार्यक्रम अभी मैंने बताया था 75 वर्ष, मतलब इसका अमृत महोत्सव पूरा होने के उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोमनाथ अभी तो बताया था मैंने 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला माना जाता है। इसे कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार ये अपनी अटूट श्रद्धा के लिए फिर से खड़ा हुआ है। और आधुनिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लिया था, जो 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रखी थी। तो ये भारत की बेसिकली सभ्यतागत चेतना को और आत्म सम्मान का जश्न माना जाएगा इसे। सोमनाथ विरासत के 75 साल, तो वेरी इंपॉर्टेंट, 8 से 11 मई तक का होने वाला है वैसे ये पूरा सेलिब्रेशन। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? हरियाणा के लिए बजट 2026-27 के अनुसार अधिकतम कर राजस्व वस्तु एवं सेवा कर से आता है। इसके बाद स्टाम्प और पंजीकरण से। हरियाणा सरकार के 100 कर राजस्व में बजट 2026-27 में संशोधित बजट 25-26 की तुलना में 11% की वृद्धि का अनुमान है। बताना इसके बारे में। अपने यूट्यूब पे 2 घंटे की वीडियो है मेरी ही बजट की, बजट बाय सुनील बिश्नोई सर या स्टार IQ से सर्च कर लेना, मिल जाएगा। पूरा बजट देख लेना, हर एक पेपर के लिए बहुत ही काम की क्लास है वो, और ये सवाल भी आपको सोल्व हो जाएगा वहाँ से। एक एक चीज़ आपको, ये बड़े टिपिकल से वर्ड होते हैं ये राजस्व, राज्य, वस्तु या फिस्कल डिफिसिट, वैसे कई बार समझ में नहीं आते हैं ये, तो आपको बहुत अच्छे से एलेबोरेट करके उस वीडियो में समझा रखा है। मेरी तरफ से पर्सनली आपको वो वीडियो हाईली रिकमेंडेड है। इस सवाल का जरूर जवाब देना आप लोग। फिर मिलता हूँ कल की क्लास में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे।